दिल्ली विधानसभा का ये पहला चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी को चुनौती मिलती हुई दिख रही है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि यमुना का पानी में जहर मिलाना, यमुना के पानी में जहर मिला करके उसको सप्लाई करना। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ उसको चुनौती देती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लागू करके पंपर जीत हासिल की थी। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के वक्त वादा किया था कि हर तरह के भ्रष्टाचार को वो खत्म कर देंगे। आज की राजनीति का परम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है, तो सत्ता पाने के लिए इन योजनाओं पर होने वाली भारी भरकम खर्च का के लिए जो रकम आएगी वो कहां से आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी दल जोरदार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए दमखम लगा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने भी यमुना पार के इलाके से चुनावी शंखनाद कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के राजनीतिक ट्रेंड को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी हैं। सर, विस्तार न्यूज़ पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, दिल्ली की राजनीति को इस बार कैसे देख रहे हैं? ये पहला चुनाव है दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के उभार, अरविंद केजरीवाल के उभार के बाद दिल्ली विधानसभा का ये पहला चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी को चुनौती मिलती हुई दिख रही है। अब तक के आप पीछे के तीनों चुनाव देखेंगे, 2013 का चुनाव छोड़ा जा सकता है 2013 का चुनाव, लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती रही और चुनाव अभियान में भी दिखता था कि आम आदमी पार्टी की बढ़त है। लेकिन ये पहली बार आम आदमी पार्टी के उभार के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी जो चक्रव्यूह है उसमें थोड़ा सा फंसती हुई नज़र आ रही है। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि जिस तरह से इस बार इमोशनल और आउट ऑफ द वे जा कर के, जो परंपरा अब तक नहीं रही है, एकदम से ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि यमुना का पानी में जहर मिलाना, यमुना के पानी में जहर मिला करके उसको सप्लाई करना। मुझे लग रहा है कि ऐसे मुद्दे उछाल करके एक तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी झुंझलाहट और आम आदमी पार्टी अपनी जो झुंझलाहट है, अपना जो तनाव है, जो अपना फ्रस्ट्रेशन है, उसको जाहिर कर रही है। तो जो आपने पूछा कि ये कैसा चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी के उभार के बाद का ये पहला चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी बैटल ग्राउंड पर संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ उसको चुनौती देती हुई नज़र आ रही है। और हाँ, तीसरा कोण भी है, कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में। और जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नंबर 1 नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, तो लगता नहीं है कि इस बार कोई आम आदमी पार्टी को वॉकओवर मिलने जा रहा है या उसको एक तरफा जीत मिलने जा रही है। तो इस बार का चुनावी संघर्ष जो है दिल्ली का, एक तरह से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली की राजनीति में अस्तित्व का और उसके प्रासंगिकता का, उसके अस्तित्व, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व और उसकी प्रासंगिकता का भी चुनाव है। उमेश जी, एक सवाल और मेरे मन में है और दिल्ली की आम जनता भी समझना चाहती है। पहले बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, वो फ्री पॉलिटिक्स कर रही है और उससे जनता को लुभाने का प्रयास जारी है। अब बीजेपी भी दिल्ली चुनाव में फ्री पॉलिटिक्स कर रही है, फ्री बीज को तवज्जो दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि देखिए जनता के साथ ये स्थिति हो चुकी है कि उसको, जिसको बोलते हैं ना कि क्वालिटेटिव वोटिंग में ज़्यादा भरोसा नहीं है। वो ये देखना चाहती है कि कौन उसे कितनी सुविधाएं दे रहा है, कितनी सहूलियतें दे रहा है, कितनी चीज़ें देने का वादा कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जब इस
आधार पर चुनाव होगा, इन बिंदुओं पर चुनाव होगा और एक दल दे करके इस तरह से चुनावी बाजी जीतता रहेगा, चुनावी बाजी अपने पक्ष में पलटता रहेगा, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और भी दल हो, वो संतई करने राजनीति में नहीं आए हैं। और एक चीज़ और भी हमें याद रखना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आज की राजनीति भले कहे कि वो सेवा का काम कर रही है, सेवा धर्म से है, आज की राजनीति का परम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। तो सत्ता पाने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल ने यह फार्मूला दिया है तो निश्चित तौर पर उस फार्मूले पर दूसरे दल भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं को भी आप उसी संदर्भ में ले सकते हैं। और आप याद कीजिए कि करीब एक साल 2 महीने पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐसी ही एक योजना, लाडली बहन योजना लागू करके बम्पर जीत हासिल की थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इस फ्री बीज के या इस मुफ्तिया रेवड़ी कह लीजिए जो भी है उसकी राजनीति से दूर है। हाँ, कोई कम दे रहा है और कोई ज़्यादा दे रहा है। और ये अलग बहस का विषय है कि आने वाले दिनों में राज्य चलेंगे कैसे, इन योजनाओं पर होने वाली भारी भरकम खर्च का के लिए जो रकम आएगी वो कहाँ से आएगी और किस तरह से राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए और बनाए रख पाएंगे, यह अलग बहस का विषय है। फिलहाल राजनीति इसी की है और मुझे लग रहा है कि सत्ता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी, उसने भी 15 गारंटी और 2500 रुपये की घोषणा की है महिलाओं के लिए। तो मुझे लग रहा है कि सारे दल अब इस दलदल में समाहित हो चुके हैं, इस दलदल में शामिल हो चुके हैं और इसी के जरिए अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये नारा दे रही है, एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन दिल्ली के मैनिफेस्टो को जब हम देखते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल अलाउंस 1000 रुपये के लिए बीजेपी ने घोषणा की है। ये क्या है? अगर एक हैं तो सेफ हैं, उसमें ये अनुसूचित जाति कैसे? अब देखिए, आज के दौर में अनुसूचित वर्ग की जो राजनीति है वो एक और सेफ की राजनीति तो एक आधार की बात है, एक आप कह सकते हैं कि आदर्श की बात है, आधार नहीं आदर्श की बात है। लेकिन आदर्श राजनीति में बहुत चल नहीं पाते और ख़ासतौर पर जिस दौर में हमारी राजनीति है उसमें ऐसे आदर्शवाद की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि आज की राजनीति का और ख़ासतौर पर चुनावी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य वोट की फसल काटना है और उसमें कौन कैसे काट सकता है, किसके पास कितने नए आइडियाज़ हैं, मुझे लगता है इसकी लड़ाई है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह से अनुसूचित जाति के समुदायों को, हालांकि एक मान्यता ये भी है कि अनुसूचित जाति के लोग बाकी समाज के तुलना में पीछे रह गए हैं, सामाजिक विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, तो शायद यही वजह है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग से 1000 रुपये का वादा करके, एक स्टाइपेंड का वादा करके, एक सम्मान निधि का वादा करके भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुनावी जो लक्ष्य है वो हासिल करना चाहती है और चुनावी लक्ष्य भी जो हासिल करना है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि 1998 के चुनावों से आप देख लीजिए, वो भी जबकि नरेंद्र मोदी का 2014 में अभूतपूर्व उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, 2014 में इसी दिल्ली में और 2019, 2024 इन तीनों चुनावों में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें दिल्ली की जीती। उसी दिल्ली में 2015 और 2020 में उसको सिर्फ अपनी उपस्थिति जतानी पड़ती है और जनता का सिर्फ इतना ही समर्थन मिलता है कि वो अपनी उपस्थिति दिखा सके। शायद ये सब दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करने को मजबूर हुई है। एक सवाल और मेरे मन में है सर कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ सभी राज्यों के लोग रहते हैं और इसमें पूर्वांचली फैक्टर जो है करीब 20% कहा जाता है कि 16 सीटों पर उनका दबदबा भी है और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी उनको तवज्जो भी देती है। इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए इन पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, या पूर्वांचली वोटर नाराज हैं किसी दल से? अब देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि पूर्वांचली वोटर किसी खास दल से नाराज हैं और किसी दल विशेष के प्रति बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये बात तय है कि दिल्ली की राजनीति में करीब 22% मतदाता अब पूर्वांचल के हो चुके हैं। करीब इसी तरह से 8 से 10% मतदाता पहाड़ी इलाकों के, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। तो इन मतदाताओं ने अपनी उपस्थिति से एक तरह से दिल्ली के चुनाव में
एक भूमिका निभाने की शुरुआत कर दी है। और आप देखेंगे पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इन मतदाताओं को साधने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने भरपूर टिकट भी दिए, जैसे पिछले 2015 के चुनाव में 2020 के चुनाव में उन्होंने 16 लोगों को उम्मीदवार बनाया था, पूर्वांचली लोगों को। इस बार भी 11 लोगों को उम्मीदवार बनाए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने उम्मीदवार नहीं बनाए हैं, वो 4 या 5 लोगों को ही अपने पूर्वांचली समुदाय से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन तीनों दलों को देखिए, तीनों दलों ने, कांग्रेस ने तो अलग से पूर्वांचल मंत्रालय गठित करने का कि अगर सरकार में आएंगे तो पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे। एक तरह से तीनों दलों ने पूर्वांचली मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली को बनाने में सबसे ज़्यादा जो श्रम लगा है, जो पसीने की बूंदें गिरी हैं, वो पूर्वांचली लोगों की है। क्योंकि आप देखेंगे कि यही सबसे ज़्यादा लोग हैं जो लेमैन की तरह, बुनियादी वर्कर की तरह, मजदूर की तरह काम करते हैं। जिसको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं उसमें भी हैं पूर्वांचली समुदाय के लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका इनकी लेमैन जॉब में है, सबसे ज़्यादा बुनियादी जॉब में है। तो एक तरह से कहें तो दिल्ली को दिल्ली बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। और एक चीज़ ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्वांचली मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग दिल्ली की जो स्लम बस्तियां हैं, जिनको सेवा बस्ती के नाम से भारतीय जनता पार्टी कहती है और बाकी लोग झुग्गियां कहते हैं, उसमें निवास करती है। तो पूर्वांचली मतदाता को इन झुग्गियों में, इन स्लम बस्तियों में राशन भले मिल चुका हो, भले कुछ सुविधाएं मिल चुकी हो, लेकिन आज भी नारकीय जीवन में गुजारना पड़ता है, नारकीय जीवन उन्हें गुजारना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि पूर्वांचली मतदाता इन सब चीज़ों को देखेगा। और एक बात और नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना काल में जो पैदल लोग अपने गाँवों को गए थे जब लॉकडाउन लगा था, तो उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा समुदाय पूर्वांचली समुदाय ही था। क्योंकि वही लेमैन था, उसी के पास रोज़ कमाओ और रोज़ खाने की स्थिति रहती है। तो ये वर्ग ही सबसे ज़्यादा परेशान रहा। मुझे लग रहा है कि ये सब बातें इस बार के दिल्ली के चुनाव में कम से कम पूर्वांचली मतदाता याद रखेंगे और वो अपनी कसौटी पर कसेंगे कि कौन सा दल उनके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप देखेंगे कि पूर्वांचली मतदाता, खासतौर पर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव को देखिए तो पूर्वांचली मतदाता मोटे तौर पर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से जो आते हैं, वो अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में बहुमत से वोटिंग करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में आते हैं तो उन्होंने खासतौर पर पिछले 2 चुनाव में, 2015 और 2020 में, आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। तो एक ही दिल वाले और एक ही पृष्ठभूमि वाले मतदाता जगह बदलने पर उनकी प्राथमिकता मतदान के लिए बदल जाती है। इस बार देखना है कि क्या उनकी प्राथमिकता पिछले 2 चुनाव की तरह बदलती है या फिर वो नए सिरे से अपनी समस्याओं के आलोक में मतदान करते हैं। लेकिन ये तय है कि अब पूर्वांचली मतदाता दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण हो चुका है और उसको अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। और यह इस चुनाव अभियान में भी दिख रहा है कि कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों दल अपनी अपनी घोषणाओं से, अपने अपने वायदों से पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक और खास वर्ग है सर, ऑटो चालकों की। एक समय में आम आदमी पार्टी के ये लोग ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। हर ऑटो के पीछे बड़े बड़े पोस्टर अरविंद केजरीवाल के लगे होते थे, उस जमाने के जो भी नेता थे उनके लगे होते थे। इस बार जब मैं ऑटो चालकों के बीच जा रहा हूँ तो उनमें खासा नाराज़गी दिख रही है। बिल्कुल, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनको परमिट पॉलिसी में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक ही जगह, मैंने भी बहुत सारे ऑटो वालों से बात की है, एक ही जगह उनकी परमिट का जो कागजी कार्रवाई होती है वो बड़ी पूरी होती है और वहाँ से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हुआ है, बड़ी मोटी रकम लगती है। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के वक्त वादा किया था कि हर तरह के भ्रष्टाचार को वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। एक ऑटो जो दुकान से खरीदने पर करीब 2.25 लाख का पड़ता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार और ये जो बिचौलिए हैं और ये जो लाल फीताशाही है, इसकी वजह से ऑटो वालों का एक ऑटो ज़मीन पर आते आते या मार्केट में चलाने लायक होते होते वो 7 से 10 लाख का पड़ता है। उन पर इतना आर्थिक बोझ पड़ता है, तो इसलिए वो आप देखेंगे कि बड़ा खटते रहते हैं। और ये उनको मलाल है कि अरविंद केजरीवाल का उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उनकी ये समस्या दूर नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि उससे इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल से ऑटो वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये मैंने भी महसूस किया है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, फ्री बीज की बात होती है
जैसे मुझे ये स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि मैं सार्वजनिक परिवहन में चलता हूँ, बसों में चलता हूँ। बसों में आप जानते हैं कि आधी आबादी को, महिलाओं को कोई पैसे नहीं देने पड़ते टिकट के लिए। लेकिन एक चीज़ और महसूस करता हूँ मैं कि ये सुविधाएं हासिल करने के बावजूद भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग केजरीवाल सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुविधाएं तो फ्री मिल रही हैं, बस की सुविधा भी फ्री मिल रही है, लेकिन सड़कों पर बसें कम हो गई हैं। आप जानते हैं कि सड़कों पर एक ज़माने में डीटीसी की और प्राइवेट के बेड़े की मिलाकर के 10,000 से ज़्यादा बसें थी, और तब दिल्ली की आबादी 1 करोड़ कुछ लाख ही थी। अब दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर 3,000 से कुछ ही ज़्यादा बसें हैं, और उसमें भी बहुत सारी बसें खस्ता हालत में हैं। और जो खासतौर पर जो क्लस्टर बसें हैं, उन बसों में तो स्थिति यह है कि मतलब आप चल भी नहीं सकते ठीक से, लेकिन मजबूरी में लोग चलते हैं। मुझे लगता है कि ये सुविधाओं की कमी है। इसकी वजह से सुविधा पाने वाला वर्ग भी कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। शायद ये एक बड़ी वजह है कि इस बार उनकी झुंझलाहट साफ दिख रही है, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका तनाव साफ दिख रहा है। और इसीलिए कभी वो जमुना में के पानी में जहर मिलाने की बात करते हैं। हालांकि ये थोड़ी अतिरेकी बात हो गई, क्योंकि जमुना के पानी में अगर जहर कोई सरकार मिलाएगी तो ये क्या। उमेश जी, आपने जैसे ही जमुना के पानी की बात की तो मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है। केजरीवाल के लिए शराब और पानी कितना नुकसानदेह है इस चुनाव में? अब बिल्कुल शराब आबकारी नीति घोटाला तो उनके ऊपर ऐसा चस्पा हो गया है कि आप जानते हैं, भले वो बार बार वो उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ऐसे वो पोस्चराइज कर रहे हैं कि वही चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं, हमारे दर्शक श्रोता भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जिन शर्तों पर जमानत दी है, उनमें 2 प्रमुख शर्तें ये भी हैं कि वो सचिवालय में नहीं जा सकेंगे और किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। तो जब ये 2 काम नहीं कर सकते, और इन्हीं दोनों वजहों से उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। नहीं तो आप याद कीजिए, वो जेल में रहते वक्त भी मुख्यमंत्री थे, और ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ रही है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में बंद होने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर, कुर्सी पर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना उनके लिए मुश्किल है। तो ये इसीलिए संभव हो पाया है कि आबकारी नीति घोटाले में वो बहुत फंसे हुए हैं। तो सही आपने सवाल पूछा कि शराब उनके लिए भारी तो था ही, अब पानी भी भारी पड़ता जा रहा है। क्यों क्या होता है ना कि अब ये उनके समर्थकों के लिए भी पचा पाना आसान नहीं है कि कोई राज्य सरकार, जिम्मेदार राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकार, करोड़ों लोगों को वोट हासिल करके चुनाव जीतने वाली सरकार जानबूझकर पानी में जहर मिलाएगी। उस पानी में जिसको पीने के लिए जिसको 1.5 करोड़ लोग पीते हैं, और उसको पीने वालों में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, क्योंकि वो भी इसी दिल्ली में रहते हैं, और तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम अधिकारी हैं, आम जनता और झुग्गी वाले लोग ही नहीं हैं। कि मतलब ये संभव है क्या कि कोई सरकार इस तरह से पानी मिलाएगी, पानी में जहर मिलाएगी? मुझे लग रहा है कि ये बात केजरीवाल के समर्थकों के लिए भी पचा पाना और उसको तार्किक ढंग से जस्टिफाई कर पाना अपने समर्थकों के बीच में, अपने वोटरों के बीच में आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने जो अपनी चुनावी सभा शुरू की, तो उसमें जहर के मसले को भी उछाला, और उन्होंने मानवीय तरीके से, इमोशनल अंदाज में, भावुक अंदाज में इसको उछाला है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेटर तो केजरीवाल भी अच्छे हैं, लेकिन अभी इस समय वो थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो शायद वो इसीलिए पीएम ने भावुक, इमोशनल अंदाज में इस मसले को उछाला है। कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टफ फाइट तो दिख रहा है, चाहे फ्री पॉलिटिक्स की बात हो, फ्रीबीज की बात हो, या आम आदमी पार्टी की ओर से शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हो। सफाई कहीं गायब ही है इस चुनाव में, सफाई मुद्दा है नहीं। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कोशिश तो कर रही है कि वो लड़ाई में रहे और मजबूत लड़ाई दे। कांग्रेस को ये पता है कि वो सत्ता की दावेदार नहीं है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में नई विधानसभा बनने के बाद सबसे ज़्यादा दिनों तक जिस कांग्रेस के पास सरकार रही, जिसके खाते में दिल्ली के विकास का सबसे ज़्यादा मतलब वो कहिए कि हिस्सा आता है, उस कांग्रेस की हालत ये है आज कि वो खुद को ये मानती है कि वो सत्ता की दावेदार नहीं है। लेकिन
इसके बावजूद आप देखेंगे कि खासतौर पर संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रहीं, कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहीं, वो अपनी मां का अपमान नहीं भुला पाए हैं। और वो हालांकि वो बार बार ये बात कहते रहे हैं और इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी वो कुछ अलग अंदाज में नज़र आते थे, हालांकि वो चुप रह गए थे। इस बार वो पूरे मुखर हैं और कुछ दिनों तक तो लगा कि कांग्रेस भी उनका साथ नहीं दे रही है। हालांकि जिस तरह से जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से हमला बोला है और उस शराब नीति को लेकर के बोला है, थोड़ा ये भी ध्यान देने की बात है कि जब शराब नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो इंडिया गठबंधन के नेता के नाते राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया था और वही राहुल गांधी चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल को इसके लिए दोषी ठहराते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं। तो इससे साबित तो यही होता है कि कांग्रेस मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो और चाहे पंजाब हो, सिर्फ उसी का वोट बैंक खा रही है। वो दूसरे दलों को वोट बैंक पर कब्जा नहीं जमा रही है। कांग्रेस को ये समझ आ गया है और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। वो अपना खोया वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रही है और ठीक है कि वो बहुत मजबूत उपस्थिति उसकी नहीं दिख रही है, लेकिन ये है कि कुछ सीटों पर वो टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। और अगर वो टक्कर देती है तो निश्चित तौर पर 1993 के चुनावों की तरह की हालत होगी, जब जनता दल ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और करीब 12.5% वोट लिए थे और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अगर कांग्रेस इस तरह से ताकतवर होती है जैसा कि जनता दल हुआ था, जिस तरह से वो अपने पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने में खास वर्ग के वोटरों को जनता दल कामयाब रहा था, अगर उसी तरह से विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय और इस सब अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में कांग्रेस कामयाब हुई तो नतीजे केजरीवाल के लिए बड़े सुहाने तो नहीं होंगे, खराब हो सकते हैं। अगर सर मैनिफेस्टो को ही देख के अगर अंदाज़ा लगाए कि दिल्ली चुनाव का रुख क्या है, तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। मैनिफेस्टो तीनों पार्टी की देखिए, उसके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन एज ले रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जनता मैनिफेस्टो को बहुत ज़्यादा देखती नहीं है। जो प्रचलित नैरेटिव में जो बातें ज़्यादा वादे में कर लिए जाते हैं, देखिए हर पार्टी का मैनिफेस्टो, कोई अब आजकल तो विजन डॉक्यूमेंट कहता है, कोई दृष्टि पत्र कहता है, कोई गारंटी कहता है, कोई कुछ कहता है, अब तो मैनिफेस्टो भी नहीं कहा जा रहा है। तो उन गारंटियों में भी बहुत सारी चीज़ों पर जनता, जिसको बोलते हैं ना कि हर्फ दर हर्फ जाना, वो नहीं जाती है। लेकिन प्रचलित नैरेटिव में, जैसे अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में कि यमुना को साफ़ कर देंगे, सबको ये फ्री राशन देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को, या जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, या अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से लाडली लड़की योजना जो चली है, तो ऐसे कुछ चीज़ें चली आती हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जो महाराष्ट्र का जो चुनाव अभी बीता है उसमें उसने हिंदुत्व का कार्ड बड़ी शानदार तरीके से खेला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी दिल्ली में, हालांकि दिल्ली को बारे में कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, नौकरी पेशा लोगों का शहर है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व का कार्ड बड़ी मतलब कहिए कि शिद्दत से वो खेल रही है, उसको डाल रही है और इस मुद्दे पर भी खेल रही है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर कोई पार्टी जीत सकती है या हार सकती है, ये कम से कम भारत में भी ऐसी स्थिति नहीं आई है। हाँ, प्रचलित नैरेटिव में कुछ चीज़ें जनता को ज़रूर लुभाती हैं, कुछ चीज़ें जनता को नाराज़ करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में भी ऐसा ही देखा जाना चाहिए, ऐसा ही हो सकता है। दिल्ली चुनाव पर सर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो उम्मीद है आपको कि दिल्ली चुनाव से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल होगा उसका जवाब मिल गया होगा और ऐसे ही और तमाम विषयों पर लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, नमस्कार।